भारत कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ धन दौलत का होना, जिस वजह से हिंदुस्तान पर आक्रमण होते रहते थे। भारत में मुगल साम्राज्य ने 300 सालों से भी ज्यादा वक्त तक राज किया। मध्यकालीन दौर के वक्त अरब के कुछ लोगों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटा था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, उसने उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसी मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे बाद में मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य सौंप दिया। उसके बाद खिलजी वंश आया। इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। फिर तुगलक वंश आया। इसके बाद सैयद वंश, इसके संस्थापक खिरज खां था। फिर आखिर में लोदी वंश आया। लोदी वंश के संस्थापक बहलोद लोदी था। इस वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी ने भारत में काफी ऊधम मचा रखा था। फिर बाबर ने भारत में कदम रखा। बाबर पैदाइशी योद्धा था। 12 साल की उम्र में ही उसे विरासत में एक शहर मिला और 14 साल की उम्र में ही उसने दूसरे शहर पर कब्जा जमा लिया। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नजर भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर अपने मुगल साथियों के साथ इस उपमहाद्वीप पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। फिर सन 1525 में उसने भारत के सबसे अमीर और शक्तिशाली शहर दिल्ली को निशाना बनाया। तब वहां का बादशाह कमजोर पड़ रहा था। बाबर को लगा अगर वो उसे गद्दी से हटा सकता है तो वहां अपना कब्जा जमा सकता है और सुल्तान इब्राहिम की सेना उसे रोक भी नहीं पाएगी। बाबर के पास 12,000 जवान थे तो इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख। मगर बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजारे लड़ाकू थे। उनके बीच गजब का भाईचारा था। वो जीत में मिला इनाम आपस में बांट लेते थे। बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा तो उसे अपने दुश्मन को घेरने की अच्छी जगह भी मिल गई। ये पानीपत नाम का शहर था जो दिल्ली से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर था। इतिहास के दूसरे सेनापतियों की तरह बाबर ने भी पहले अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाया। उसने एक खास बात ये देखी थी कि इब्राहिम लोदी की लोगों से मिलने की आदत थी और वो उनसे इस जंग में मदद करने के लिए भी कह रहा था। तब बाबर को लगा कि लोदी को आसानी से पानीपत तक लाया जा सकता है। जंग की तैयारी के लिए बाबर हफ्ते भर पहले ही पानीपत पहुंच गया। शहर उसकी दाईं ओर था, इसलिए उसने बाईं ओर एक खाई खुदवा दी ताकि जब लोदी की सेना उसकी ओर बढ़े तो वो एक सकरी जगह में फंस जाए। पानीपत में हम साफ तौर पर देख चुके हैं कि बाबर रणनीति बनाने में कितना माहिर था। मुगलों का पसंदीदा हथियार था उनका धनुष। धनुष की खोज तो 5000 साल पहले ही मध्य एशिया में हो चुकी थी और इसे एक बंजारे कबीले ने बनाया था। वो बड़ा ही सटीक, असरदार और खतरनाक हथियार था। धनुष बाबर की सेना के लिए जीत और हार का फर्क ला सकते थे। बाबर अपने 4000 तीरंदाजों के साथ भारत को फतह करने पहुंचा था। इनके पीछे तैनात थे मैचलॉक बंदूक चलाने वाले जवान। दूसरी तरफ तैनात थी तीरंदाजों की फौज। बाबर के पास वो चीज भी थी जिसके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। वो थी चलती फिरती तोप। उसके पास करीब दर्जन भर हल्की तोपें थी और ये चलती फिरती तोपें ही बाबर की कामयाबी का राज थी। हिंदुस्तान में किसी जंग के मैदान में तोपों का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने ही किया था। वो ने करीब 1100 किलोमीटर दूर काबुल से लाद कर लेके आया था। उसका वो तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। हर तोप का वजन आधा टन से ज्यादा था। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी उसके बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। बाबर ने लोदी के जवानों को उस मौत के फंदे में घेर लिया जहां से उसके भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के मैचलॉक बंदूक चलाने वाले जवानों ने उन्हें मार डाला। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपनी ही सेना के जवानों को कुचलने लगे। इससे अफरा तफरी मच गई और तब बाबर के तीरंदाजों ने चारों ओर से तीरों की बौछार कर दी, जिसमें लोदी के साथ साथ उसके सभी जवान मारे गए। इस तरह युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर ने जल्द ही दिल्ली पर कब्जा जमा लिया। अब वो हिंदुस्तान जीतने का अपना सपना पूरा कर सकता था। उसे अपना सपना पूरा करने के लिए शहर की दौलत चाहिए थी। उसके बिना वो सल्तनत का जन्म हुआ। बाबर को जल्द ही पता लग गया
कि दिल्ली के पास काफी दौलत है, वो अब जंग लड़ सकता था और पैसे मिलने पर उसके जवान भी उसके वफादार रहते। अब वो अपनी सल्तनत फैला सकता था। आपको बता दें कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और यहाँ मुगलों के आने से पहले ही कई साम्राज्य बने और खत्म हो गए। मुगल यहाँ पर आए, जीत हासिल की और उनकी दौलत पर कब्जा जमा लिया। उसे तोहफे में मिला था बेशकीमती कोहिनूर हीरा, जो करीब 180 कैरेट का था। उस वक्त उसकी इतनी कीमत थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को करीब 2.5 दिन तक खिलाया जा सकता था। जीत के बाद मुगलों ने यहाँ अपने पैर जमाने शुरू किए। वो रेगिस्तान में रहने वाले बंजारे थे और उनकी मुलाकातें हरियाली भरी जगहों में होती थी। पानी उनके लिए बेहद कीमती था। जब भी मुगल कोई नया इलाका जीतते तो सबसे पहले वहाँ बाग ही बनाते थे, क्योंकि वही उनकी जिंदगी शान शौकत का अहम हिस्सा था। मुगलों के लिए पानी के बाग बिना चार दीवारी के महल थे। यही वो अपने खास मेहमानों से मिलते, रणनीति बनाते, मनोरंजन करते और बादशाह भी यही मंच पर बैठकर दरबार लगाते। मुगल इंजीनियरिंग में रोम और मिस्र के लोगों की इंजीनियरिंग से कम नहीं थी। पानी के सोते बहुत ही बारीकी से बनाए जाते थे। वो ऐसे होते थे कि उनसे पानी तो बहता था, लेकिन वो दिखाई नहीं देता था। पानीपत की जीत के 2 साल के अंदर बाबर ने कई राज्यों पर जीत हासिल की, पर हिंदुस्तान की गर्मी से परेशान होकर बाबर की सेना अपने वतन वापस जाना चाहती थी। मगर बाबर के दिल में कुछ और था। उसने मध्य भारत पर बड़ी ही मजबूती से पैर जमा लिए थे, जिसके पश्चिम में काबुल था तो पूर्व में बिहार और दक्षिण में हिमालय की तलहटी से लेकर ग्वालियर तक उसका राज था। उसने वो कर दिखाया जो सिकंदर महान भी नहीं कर पाया। बाबर पहला मुगल बादशाह बना और उसने यहाँ अपने राजवंश की स्थापना की, मगर वो ज्यादा लंबे वक्त तक अपनी कामयाबी का मजा नहीं ले पाया। सन 1530 में सिर्फ 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अगला महान मुगल बादशाह बना अकबर। अकबर बाबर का पोता और नसरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो का बेटा। भारतीय इतिहास में अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है, जो सन 1556 में सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अचानक ही अकबर के पिता की मौत हो गई और उसकी सल्तनत बिखरने लगी। अकबर ने गद्दी संभाली और भारत का एक महान शासक बना। अकबर ने जल्द ही अपनी काबिलियत साबित भी कर दी और 20 से 22 साल होते होते उसने अपनी सल्तनत पर पूरी पकड़ बना ली थी, जिसमें लगभग सभी भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल थे। उसने अपने सैन्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व के बल पर पूरे देश में अपनी शक्ति और अपने प्रभाव को बढ़ाया। उन्होंने अपने अच्छे प्रशासन के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की। विवाह गठबंधन और कूटनीति जैसी नीतियों को स्वीकार किया। उनकी धार्मिक नीतियों के कारण उन्होंने अपने गैर मुस्लिम लोगों का दिल जीता। उनको पूरा समर्थन मिला। वो मुगल राजवंश के सबसे महान सम्राटों में से एक थे और उन्होंने कला और संस्कृति के लिए अपने संरक्षण का विस्तार किया। वे साहित्य के बहुत शौकीन थे और उन्होंने कई भाषा में साहित्य का समर्थन किया। इस तरह अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान एक बहुसांस्कृतिक साम्राज्य की नींव रखी थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी राजस्थान की जीत, जहां से वो पूरे उत्तरी भारत पर राज कर सकता था। राजस्थान के हिंदू राजा राजपूत बड़े ही बहादुर थे। उनके पास काफी दौलत थी। उनके किले भी आसमान छूते थे। उनमें सबसे बड़ा किला था चित्तौड़ का किला, जो पहाड़ी की चोटी पर बना विशाल किला था। जमीन से करीब 250 मीटर ऊंचाई पर बना, करीब 700 एकड़ में फैला हुआ। उसकी सीधी खड़ी दीवारों को देखकर लगता है कि मानो वो सीधे चट्टान से ही निकली हो। वो करीब 800 साल से सीना तान के खड़ी थी, मगर अकबर इससे डरा नहीं। राजस्थान हिंदुस्तान में हथियार बनाने के मामले में सबसे आगे था और यहाँ का स्टील सबसे मशहूर था। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया तो उस समय उस किले पर चित्तौड़ के राजा राणा उदय सिंह का राज था। उदय सिंह ने अकबर के आक्रमण को देखकर चित्तौड़ में 8000 सैनिकों की तैनाती की
और मुगलों की भारी सेना में हाहाकार मचा दी। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उसे पता था कि वो कभी राजपूतों को आमने सामने युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए हर सैनिक को पीठ पीछे वार करके मरवा डाला। इस तरह उसने चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया। जब चित्तौड़ के सैनिक मर गए तो चित्तौड़ की जनता भी राजपूत सैनिकों के साथ देने के लिए आगे आई थी, लेकिन अकबर की सेना ने सभी चित्तौड़ वासियों को मार डाला। अकबर ने जैसे ही चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश किया तो लगभग उसने 30,000 बुजुर्ग लोगों की हत्या करवा दी। अकबर ने लगभग 15,000 महिलाओं को बंदी बनवा लिया। लेकिन अकबर चित्तौड़ किले की दीवारों को कमजोर नहीं कर सका। अकबर ने युद्ध में मारे गए वीर सैनिक जयमल और पत्ता जी की मूर्तियां बनाकर अपने आगरा के किले में लगवाई। अकबर युद्ध के बाद 3 दिन तक चित्तौड़ के किले में रुका और उसके बाद वो आगरा चला गया।